नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं सोनम गोयल आप सभी का अभिनंदन करते हैं हमारे राइज स्मार्ट टीम के साथ साथ और उम्मीद करते हैं कि ये सारे त्योहार जीवन भर आपकी खुशियों में लेकर आए, जीवन खुशियां भर दे। ठीक है, तो चलिए आज के इस हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं अगेन। आज की क्लास में हम लोगों की जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम रिलेटेड रहेंगे, हमारा जो मोटिव है, ठीक है। एंड साथ ही साथ भी चल रहे हैं हम, आपने देखा कि हाल ही में भी वो तैयारी करें क्योंकि आप जीडी है, ठीक है। तो एसएससी जीडी की तैयारी करनी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलते हैं आइए क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मिर्जा गियास बेग, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग या शेख सलीम चिश्ती? तो यहाँ पर हमें जो उत्तर नजर आता है वो क्या है बेटा? निजामुद्दीन औलिया। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो निजामुद्दीन औलिया यानी जो औलिया साहब जिनकी दरगाह जो है दिल्ली में है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि औलिया साहब बहुत ही बड़े सूफी संत जो चिश्ती संप्रदाय से थे, चिश्ती सिलसिले के थे। कहते हैं कि अमीर खुसरो उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। कहा जाता है कि अगर आज भी आप विजिट करें इस दरगाह पर तो जो इनके गुरु यानी निज़ामुद्दीन औलिया है और जो शिष्य अमीर खुसरो हैं, उन दोनों की ही दरगाह आपको एक ही जगह नजर आएंगी, एक ही प्रीमाइसेस में दोनों की दरगाह है। ये प्रेम है गुरु और शिष्य का। इतना ही नहीं, अमीर खुसरो, जबकि देखते हैं कि दूसरी तरफ अमीर खुसरो पेशे से तो जो थे एक क्या थे, कोर्ट पोएट थे, ठीक है। राइटर मतलब कोर्ट पोएट जो बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे। और खासियत इनकी ये थी कि फारसी के साथ साथ उर्दू के साथ साथ ये जो है हिंदी कविताएं जो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती थी इनकी, जिसके कारण कहलाते थे ये हिंद का तोता, यानी हिंद की बोली बोलने वाला तोता जो हिंद की बोली बोलता है। तो भाई इसीलिए इन्होंने जो अमीर खुसरो हैं उनके जो गुरु हैं वो कौन होंगे? निज़ामुद्दीन औलिया। और याद रखना अमीर खुसरो से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई कि 8 शासकों का शासन किसने देखा था? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट इन द ईयर ऑफ, यानी कन्नौज की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी? 1764, 1526, 1540 या 1857? तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा कौन सा? 1540, ठीक है, 1540। क्योंकि अगर देखते हैं तो कन्नौज का युद्ध जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स जो है ना ये कन्नौज के नाम से जो है कंफ्यूज हो गए, लेकिन अब जब मैंने बोला कि बिलग्राम का युद्ध तो उन लोगों को याद आए। एक्चुअली अगर हम इस युद्ध की बात करते हैं तो ये युद्ध जो 1540 में होता है वो किस किस के बीच में होता है? शेरशाह सूरी, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे? मुगल सम्राट हुमायूं थे, ठीक है। होता क्या है, दरअसल हुमायूं जो कि मुगल साम्राज्य की गद्दी पर शासन कर रहा है, लेकिन इधर शेरशाह सूरी जिसकी निगाहें इस गद्दी पर है, इसे वो साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए इन्हें चुनौती देता है। जहाँ पहले भी इन्होंने एक युद्ध लड़ा था 1539 में, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध, ठीक है। तो चौसा का युद्ध जिसमें एक तरह से यहाँ पर शेरशाह सूरी विजयी तो हुए थे पर हुमायूं भी बच निकला था। और अभी भी कहा जाए तो देखा जाए तो जो मुगल की गद्दी है वो हुमायूं के पास ही थी, सल्तनत की गद्दी, मतलब ये जो दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल काल आया तो मुगल के हाथों में वो गद्दी आ गई। अभी भी वो गद्दी हुमायूं के पास थी, लेकिन पूर्ण रूप से हुमायूं जो पराजित हुआ और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी ने सूरवंश की नींव रखी, वह कौन से युद्ध में होता है? 1540 के कन्नौज के युद्ध, जिसे किस युद्ध के नाम से भी जानते हैं? बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है। और इसमें पूर्ण रूप से हुमायूं पराजित होता है, जिसके बाद इसके मतलब हुमायूं का देश से निष्कासन हो जाता है और दूसरी तरफ सूरवंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1867, ठीक है, आती है मुझे भी हिंदी, ऐसी बात नहीं है। 15 जून 1947, 13 अप्रैल 1919, 17 मई 2011। हिंदी तो मुझे अच्छी वाली आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई बार हम लोग जो नंबरिंग्स होते हैं, नंबरिंग्स में हम थोड़ा सा होते हैं, तो 67, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्या है? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, जिसमें जो जनरल डायर थे जिन्होंने आदेश दिया था ओपन फायरिंग का। उस ओपन फायरिंग के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा नरसंहार हुआ था
कि जो लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए आए थे, इस उत्सव के लिए एकत्रित हुए थे यहाँ पर जलियांवाला बाग, तो एक्चुअल में ये यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा था। लेकिन स्थिति क्या थी कि जनरल डायर, मतलब जो हम देखते हैं कि उस समय पंजाब में जो गवर्नरशिप देख रहे थे, और क्योंकि भारत में दूसरी तरफ जो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू कर दिया था, तो वो शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से जब ये सत्याग्रह पंजाब में हुआ तो इसे कंट्रोल करने के लिए वहाँ लगा दिया था कर्फ्यू। और कर्फ्यू में क्योंकि त्योहार बनाने निकली एक भीड़, तो इसीलिए भीड़ पर ओपन फायरिंग के लिए आदेश दिया गया, जिसमें बुरी तरह से काफ़ी लोग जो हैं मारे जाते हैं। ठीक है, तो वो 13 अप्रैल दिखे। हालांकि मैं हिस्ट्री में ये नहीं बोलूँगी कि सारे ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअल में हिस्ट्री के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए जो चैलेंजेस है वो सबसे ज़्यादा एक ही होता है कि भाई इसमें इतने ज़्यादा जो डेट्स होती है ना वो याद करनी पड़ती है। देखिए भाई, इतना ज़्यादा तो डेट्स नहीं याद करना पड़ता है, बट येस आई वुड लाइक टू से कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं, जैसे कि अगर ये वाली डेट इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, चोरी चोरा की इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो कुछ इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या सॉल्ट लॉ किस दिन ब्रेक हुआ था, यानी नमक कानून तोड़ दिया था जिस दिन 6 अप्रैल को। ठीक है, तो इस तरह की डेट्स जो हैं 1930, 6 अप्रैल 1930, तो इस तरह की डेट्स इंपॉर्टेंट है जो कि स्पेशली मॉडर्न इंडिया में, तो तिहाई आप लोगों को इस तरह से तैयारी करनी है, ध्यान देना है। ओके गाइस, चलते हैं आगे। अजातशत्रु डैश का पुत्र था, ब्रह्मदत्त, बिंदुसार, बिंबिसार, चेतक। ठीक है, तो अजातशत्रु किसका पुत्र था भाई? बिंबिसार। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जल्द में लगाएंगे बिंदुसार, और देखिए कितने क्लोज ऑप्शन एग्जामिनर ने दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये चीज़ समझनी होगी कि बिंदुसार जो है वो कहाँ का शासक था? मौर्य वंश का शासक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। वहीं बिंबिसार कौन है भाई? ये हर्यंक वंश के संस्थापक हैं। कौन है? फाउंडर है, संस्थापक हैं। और इसी कारण से हम ये कहेंगे बेटा कि यहाँ जब अजातशत्रु, क्योंकि संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार। ठीक है, इसका पुत्र हो गया अजातशत्रु। एक्चुअली आप मानेंगे इसका जो नाम है ना अजातशत्रु, बिल्कुल शत्रुता की ही तरह था, अपने नाम की तरह थे, जिसने अपने खुद के पिता को मारा। कई बार अजातशत्रु से ये प्रश्न आ जाता है कि भाई इनमें से दिए गए कौन से शासक ने स्वयं अपने पिता की हत्या की? तो अजातशत्रु ने की। कौन थे उनके पिता? बिंबिसार थे। और बाद में कहते हैं ना जैसे को तैसा, तो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से था ये जो हम देखते हैं हर्यंक वंश, और इसमें अजातशत्रु, बिंबिसार, और अगर हम बात करते हैं उदयन, इनसे 2-2, 3-3 फैक्ट जो भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मगध साम्राज्य जब स्थापित होता है उसकी पहली डायनेस्टी, पहला वंश कौन सा होता है? हर्यंक वंश। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की माँ कौन थी? पुतलीबाई, हीराबाई, कमलाबाई, कस्तूरबा बाई। तो कभी अंदाजा लगाया था कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगैन पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास का क्योंकि भाग है तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसीलिए यहाँ पर जो उत्तर आएगा आपका क्या आएगा? पुतलीबाई। ठीक है, तो पुतलीबाई गांधी जी जो थी, दरअसल गांधी जी की माता थी। ठीक है, जिनके पति जो मतलब इनके पति, ठीक है, और महात्मा गांधी के पिता, उनका नाम था करमचंद गांधी। कहते हैं कि दरअसल पुतलीबाई जो थी करमचंद गांधी की 4th वाइफ थी। ठीक है, 4थी बीवी थी इनकी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी, तो इनका ये जो पुतलीबाई थी, इनका एक छोटा, मतलब ये छोटा बेटा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाडला था इनको, तो मतलब ये जो है अलग ही नाम से बुलाती थी, मुनिया। ठीक है, तो इस नाम से कहकर इनको संबोधित करती थी, जो आगे जाके कहलाए फादर ऑफ नेशन, यानी भारत के राष्ट्रपिता। ठीक है, तो करमचंद गांधी जो इनके पिता थे और पुतलीबाई जो इनकी माता थी, ये काफ़ी रिलीजियस लेडी थी। कहते हैं कि सारे धार्मिक कार्य जो करती थी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इनके पुत्र महात्मा गांधी पर भी पड़ा था। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि दरअसल पुतलीबाई जो करमचंद गांधी यानी अपने हस्बैंड से 20 साल छोटी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर महात्मा गांधी के पिताजी की बात करते करमचंद गांधी, तो वो पोरबंदर, क्योंकि वो गुजरात के ही थे, तो पोरबंदर के वो दीवान थे। ठीक है ना, तो ये था थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जो पर्सनल था, इनका डिटेल्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? श्रवणबेल, गोला, नालंदा, उज्जैन, पटना। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगर आपने मेरी पिछली कुछ क्लासेस की होगी तो उसमें ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कई बार, मतलब ऐसा होता है कि कुछ तो हम तैयारी के लिए कराते हैं, कई बार ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम के रेफरेंस से होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है भाई ये एग्ज़ाम में ही आया हुआ है। और यही चीज़ मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ कि जब हम लोग क्वेश्चंस को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, तो उसको मतलब होता है तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ पर भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? श्रवणबेलगोला। दरअसल श्रवणबेलगोला कहाँ पर था? मैसूर, ठीक है। दरअसल होता ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, तो कहते हैं कि इनके अंतिम समय में ऐसा होता है कि साम्राज्य में अकाल पड़ जाता है, और अकाल पड़ने के बाद से जो स्थिति होती है, तो इन्होंने एक समय पर आकर मन बना लिया था कि ये अपना पूरा का पूरा साम्राज्य अपने पुत्र जो बिंदुसार हैं, जिनकी भी हमने बात भी करी थी बिंबिसार में, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार पे पूरा साम्राज्य छोड़ दिया और चले गए अपने गुरु, ठीक है। तो इनके गुरु थे उस समय भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। तो कहते हैं कि भद्रबाहु के नेतृत्व में ये जाते हैं मैसूर में श्रवणबेलगोला, और वहाँ पे सल्लेखना पद्धति, जो कि जैन धर्म में एक पद्धति मानी जाती है, जैन धर्म की एक प्रैक्टिस मानी जाती है, सल्लेखना प्रैक्टिस, जिससे वो लोग जो क्या है फास्ट अनटू डेथ, यानी प्राण निकलने तक जब तक करते हैं, भूखे प्यासे रहकर जब करते हैं अंतिम तक का, और उसके बाद अपने प्राणों का त्याग दे देते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो वहाँ पर इसी सल्लेखना पद्धति के तहत अपने प्राणों का त्याग दे देते हैं। इससे एक और कंक्लूजन हिस्टोरियंस का निकल के आता है, इतिहासकारों का, कि इसका मतलब ये जैन धर्म के फॉलोवर थे। क्या धर्म था? जैन धर्म। और इसी आधार पे, क्योंकि इनका ये विवरण मिलता है कि ये गए वहाँ सल्लेखना पद्धति की थी, तो इसी आधार पर इतिहासकारों ने कहा था कि जैन धर्म के थे। तो यही से क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म से कौन से मौर्य शासक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि अस्वीकार कर दी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, प्रथम विश्व युद्ध, मॉर्ले मिंटो सुधारों का पारित होना। तो यहाँ पे क्लियर उत्तर है हमारा क्या? जलियांवाला बाग का नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि अभी हमने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटित हुआ था। इतना खतरनाक नरसंहार जिसमें कितने ज़्यादा लोग मारे गए थे, लगभग 1000 लोगों का विवरण होता है, जिसमें अंग्रेज़ों ने पर्दा डालकर क्या कर दिया, इससे दर्शाया कि मात्र जो है लगभग 300 से 350 400 लोग मारे गए थे, जबकि वो एक मात्र झूठी रिपोर्ट थी। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग नरसंहार, तो दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको उनके कार्य की वजह से अंग्रेज़ों द्वारा नाइटहुड की उपाधि जो दी जाती है, दरअसल उन्होंने इस नरसंहार का विरोध करते हुए अपनी उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, बदरुद्दीन तैयब जी। तो उत्तर होता बेटा हमारा बदरुद्दीन तैयब जी। दरअसल कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका तीसरा अधिवेशन, ठीक है, तीसरा अधिवेशन कब हो जाएगा भाई? याद रखना कि पहला अधिवेशन कब हो रहा है आपका 1885 में, दूसरा 1886 में, और तीसरा कब हो जाएगा 1887। भाई देखा जाए ना तो स्टार्टिंग के ये तीनों के तीनों अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है जो आपको देखना है। और अगर आप सोचे कि फर्स्ट ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं, कुछ अधिवेशन कई रीज़न से इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आज मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट बताना चाहूँ, देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन ही नहीं, हमारा यहाँ टास्क होता है कि हम कई क्वेश्चंस पर नज़र डालें। हमारा काम है सिर्फ आपको एक दृष्टिकोण देना, हम आपको एक मतलब दिशा दिखा रहे हैं, और आपका काम है उस दिशा को, उस दृष्टिकोण को प्राप्त करके बढ़ना। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो नो वन कैन बीट यू। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई यहाँ पर आपका दुश्मन है, लेकिन दुश्मन आप स्वयं के खुद हैं। आपका जो एक कहते हैं ना कि हम लोग जो पढ़ाई चोर हो रहे हैं इस समय, या हम सोच रहे हैं कि हम सिलेक्शन लेंगे, ठीक है, करेंगे, तैयारी करेंगे, या हम लोग अपना जॉब करियर अचीव कर लेंगे, तो दरअसल ये सोच ही हमारी दुश्मन है। कोई भी कॉम्पिटिटर आपका कोई और नहीं है, दरअसल उसने अपने आप को स्वयं ठीक किया है, इसलिए वो बेहतर है। अगर आपने अपने आप में ये चीज़ें सुधार ली तो आप अपने टास्क को अचीव करने से पीछे नहीं रहेंगे।
आपका चैलेंज अपने आप से होता है, ऐसी कहावत सुनी है ना, तो अपना चैलेंज अपने आप से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को बीट करके, अपना चैलेंज अपने आप से ये होता है, आपके दिमाग में आता है कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप जब उसको ट्राई करते हैं, आप में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो वो जो डेस्परेशन, जो क्यूरियोसिटी है, वो जिज्ञासा है, वही आपको वो टास्क को पूरा करने में मदद करती है। और जब आप टास्क पूरा कर लेते हैं तब आपको फील होता है कि आप 100% है, और वही चीज़ अपने आप में जागृत करनी है। जिस दिन आपने वो रियलाइज़ कर लिया तो आप अपनी जहाँ को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए, अब जब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की बात कर रही हूँ तो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट सेशन आते हैं, जिससे अगर मैं आपको बात करूँ तो पहले दूसरा तीसरा तो है। अब तीसरा अधिवेशन जो कि पूछा गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट मुस्लिम लीडर, ठीक है, कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पर जो है आयोजित होता है, तो इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं तीनों का, बॉम्बे, ठीक है, पहला होता है बॉम्बे में, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी के लिए ये क्वेश्चन ही नहीं आता है बल्कि कि दादा भाई नौरोजी ने पहला अधिवेशन में कब भाग लिया था, एक अध्यक्षता के रूप में, बल्कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट नॉन हिंदू लीडर ऑफ कांग्रेस, आईएनसी, यानी कांग्रेस अधिवेशन के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष चुने गए थे, तो उत्तर दादा भाई नौरोजी होता है, क्योंकि भाई दादा भाई नौरोजी जो हैं वो पारसी धर्म के थे। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम लीडर कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, बेलगांव अधिवेशन। या अगर फीमेल की बात करते हैं तो पहला अधिवेशन जिसमें एनी बेसेंट जो है चुनी जाती हैं एज अ फर्स्ट वुमेन लीडर, यानी पहली स्त्री अध्यक्ष कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन। देन अगर हम बात करते हैं इधर सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, यानी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष होने वाली पहली इंडियन फीमेल, तो सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन। इसके अतिरिक्त बात करते हैं जो सबसे लंबे समय तक जो रहे थे अध्यक्ष चुने गए थे, वो कौन थे? मौलाना आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद। और अगर हम वही बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, वो अलग हैं। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं काफ़ी सीनियर लीडर रहे थे, न केवल कांग्रेस के हम देखते हैं बल्कि कहा जाता है कैसे मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने पार्टीशन यानी जो विभाजन था उसका विरोध भी किया था। ठीक है, इनके फेवर में नहीं थे ये। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो मतलब ये पूछा जाता है कि ये जो लखनऊ अधिवेशन था, तो लखनऊ अधिवेशन में उस समय कौन अध्यक्षता कर रहा था? सूरत विभाजन के समय कांग्रेस की कौन अध्यक्षता कर रहा था? इस तरह के जो कुछ इवेंट हैं इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको एक बार आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है अधिवेशन से, नेग्लेक्ट मत करना। सिंधु घाटी का वह कौन सा स्थल है जो जहाँ दुर्ग नहीं है? चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर लोथल? तो उत्तर है भाई यहाँ पर चन्हूदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है, पाकिस्तान वाले सिंध में ये स्थित है, ठीक है, जो पार्टीशन के बाद वहाँ चला गया है। और कहते हैं कि एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें जो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या नज़र नहीं आता? दुर्ग, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं सिटाडेल, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सिटाडेल, जो कि आपको यहाँ पर ये रहा इंग्लिश में नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो ऐसा कौन सा नगर है, क्योंकि सभी जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं वो कितने भागों में बटे हुए थे बेटा? 2 में, याद रखना। एक है दुर्ग जिसे बोलते थे सिटाडेल, ठीक है, और दूसरा होता था लोअर टाउन, निम्न नगर, ठीक है, जहाँ पर जो है आम लोग रहते थे और यहाँ पर जो है थोड़े से शाही लोग रहते होंगे, ऐसा कुछ अनुमान है इतिहासकारों का। अब जितने भी सारे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं उन सब में यही सिस्टम मिलता है, लेकिन 2
साइट अलग तरीके से दिखती है। एक तो हो गया चनहुदड़ो जिसमें दुर्ग है ही नहीं, और दूसरा हमें कौन सा नजर आ जाएगा, धोलावीरा। धोलावीरा दरअसल 2 में नहीं, कितने भाग में विभाजित है, 3 में। ठीक है, धोलावीरा 3 में विभाजित, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें सिटाडेल है, मिडिल टाउन है यानी मध्य नगर, मिडिल टाउन मध्य नगर, लोअर टाउन निम्न नगर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नजर आता है, ये पूछा जाता है कि एकमात्र नगर कौन सा जो 3 भागों में यानी 3 नगर में विभाजित है, धोलावीरा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चनहुदड़ो से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे क्राफ्ट वर्क की जो कट वर्किंग होती थी, बीड्स मेकिंग होती थी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह के प्रमाण पाए गए हैं। मेटल वर्किंग का काम होता था, इस तरह के सारे प्रमाण चनहुदड़ो से प्राप्त होते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयलय, राजाराज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर है विजयलय, ठीक है। चोल, अगर हम बात करते हैं चोल वंश जो कि एक बहुत ही महान वंश माना जाता था, जिसके संस्थापक विजयलय थे, जिन्होंने कहते हैं कि मंदिरों का भी निर्माण कराया था मुख्य रूप से। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं राजाराज चोल और राजेंद्र चोल, तो ये इस वंश के यानी चोल वंश के बहुत ही फेमस रूलर माने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने चोल वंश के कहते हैं साम्राज्य का विस्तार करते हुए अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान कौन थे, जॉन मार्शल, बद्रायन, भारवी, हेंगस्वांग। तो यहाँ पर उत्तर आता है हमारा कौन, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल दरअसल कहते हैं कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था, क्योंकि सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा था बेटा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। कौन सा, हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था, हड़प्पा, लेकिन उसी के अगले वर्ष 1922 में कौन सा नगर खोज डाला था, मोहेंजोदारो। और जब मोहेंजोदारो खोज दिया जाता है राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी द्वारा, तो बाद में जो इस समय ASI के जनरल डायरेक्टर थे वो कौन थे, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने देखा कि भाई इतने महत्वपूर्ण नगर ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि जब समय के साथ साथ कई नगरों का देखा गया कि यहाँ पर जो है विकास हो रहा है, यहाँ पर खोज हो रही है, तो पता चला कि भाई ये तो सिंधु के आसपास है, नदी इंडस रिवर के आसपास है, सिंधु नदी के आसपास है सेटलमेंट, तो उन्होंने इसको नाम ही क्या दे दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, या फिर शाह आलम द्वितीय, या बहादुर शाह जफर। तो दरअसल यहाँ पर उत्तर आता है मोहम्मद शाह। दरअसल इसका नाम था, वास्तव में अगर देखा जाए, मोहम्मद शाह रंगीला था, जो कि मुगल 13वां मुगल सम्राट माना जाता है अगर देखा जाए तो। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि औरंगजेब तो जो है वो एक लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर माने जाते थे। हालांकि इसके बाद मुगलों का पतन हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से मुगलों की गद्दी समाप्त नहीं हुई थी, ठीक है। तो अभी भी मुगल के जो शासक हैं वो शासन कर रहे थे मुगल साम्राज्य में। तो बहादुर शाह प्रथम का दरअसल एक चौथा पुत्र था और उनका पुत्र था ये मोहम्मद शाह रंगीला। तो सैयद ब्रदर्स के उनके सहयोग से ये गद्दी पर बैठ गया था, जो कि 16 वर्ष की आयु में बैठा। अब जब इतनी कम वर्ष की आयु में बैठेगा तो जो खेलने कूदने की उम्र होती है, मौज लेने की उम्र होती है, तो भाई इसने तो अपना वो राजा बनने के बाद भी वो शौक पूरा किए। कहते हैं थोड़ा सा ये जो है नृत्यकियों के बीच में रहता था, स्त्रियों के मतलब उनमें नृत्यों में और ऐसी चीज़ों में, ऐसी वैसी चीज़ों में जो है लीन रहता था। इसी कारण इसे एक रंगीला मिजाज का शासक यानी मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था, जिसके काल में हम देखते हैं कि 1761 में जो है आक्रमण होता है किसका, अहमद शाह अब्दाली का, और बाद में इसका रिजल्ट होता है मराठों के साथ क्या, 3rd बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था, दूसरी तरफ कौन थे भाई, मराठे। मराठे पराजित हुए और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित की थी, मथुरा, ताम्रलिप्त, प्रयाग, वाराणसी। अब जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने हर्षवर्धन को लेकर तैयार किए हुए हैं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो हमने पढ़ा था, यानी कि कन्नौज, ठीक है। दरअसल हर्षवर्धन ने क्या किया था कि 2 मतलब जो मुख्य रूप से असेंबली हम देखते हैं वो क्या है, पहला कन्नौज असेंबली।
कन्नौज असेंबली जो इन्होंने आयोजित किया था उसमें इन्होंने क्या किया था, दरअसल जो बहुत महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, जो उनकी टीचिंग्स थी, उन टीचिंग्स को दरअसल सबके बीच में, सबके उपलक्ष्य में, सम्मान में उन्होंने ये आयोजित की थी असेंबली। तो दूसरी असेंबली इन्होंने आयोजित की थी कहाँ पर, प्रयाग पर, ठीक है, कहाँ पर, प्रयाग में की थी, जहाँ पर इन्होंने जो है काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया था रॉयल चैरिटीज़ को लेकर, इस चीज़ को लेकर बहुत उसका महत्व बताया था, प्रभाव बताया था। तो बाद में जो है ना ये सक्सेसफुली होती है, और जिस तरह से उन्होंने बाद में इसे खुश होकर दूसरी बार आयोजित फिर करते हैं कहाँ पर, ये प्रयाग में, ठीक है। तो इस तरह की दूसरी जो मतलब कहते हैं ना सभा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की चीज़ों को याद रखते हुए आप इसे करते रहिएगा, ठीक है। भारतीय नेपोलियन शीर्षक किससे जुड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन सिर्फ एक ही है और वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के सबसे पावरफुल रूलर माने जाते थे, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक। ये क्वेश्चन आता है भाई, सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल रूलर, ठीक है, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली, इन्होंने दरअसल जितने युद्ध लड़े वो सबके सब सारे के सारे युद्ध विजयी हुए, उनमें विजयी हुए, कभी पराजित ही नहीं हुए। और इसी तरह की स्थिति अगर हम देखते हैं ठीक फ्रांस में, हम देखते हैं कि जो नेपोलियन था, तो नेपोलियन भी कभी पराजित नहीं हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो तुलना कर दी गई थी वो किससे कर दी गई थी, नेपोलियन से, और ये कहलाते हैं भारत के नेपोलियन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, नंद, शुंग, मौर्य, हर्यंक। तो चूज द करेक्ट, मतलब चूज द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। अच्छा, ये कोड दिए हैं, सिंपल हमें क्या करना है कि मगध के सारे वंश हैं, ठीक है, और उनको अरेंज करना है। ऐसे देखा जाए तो सिंपल है, हिंदी में भी होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे है, डोंट वरी, हिंदी में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। और अब हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसका यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, अरेंज कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है भाई, यहाँ पर नंद नज़र आ रहा है, शुंग नज़र आ रहा है, मौर्य और हर्यंक। तो जब कहते हैं 16 जनपद हुए थे, तो 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा जनपद कौन सा कहलाता था, आपका मगध कहलाता था। कौन सा, मगध, जिसमें पहला वंश आता है आपका कौन सा, हर्यंक वंश, यानी पहला हो गया आपका 4, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हर्यंक के बाद इनके क्रम के अनुसार, क्योंकि हर्यंक के बाद शिशुनाग आता है, शिशुनाग के बाद आते हैं नंदवंश, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये है। उसके बाद दूसरा, एक सेकेंड भाई, किस लिए इतना, ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मौर्य, तो यानी ये है तीसरा, तो तीसरे पे ही है। और फिर बचेगा कौन सा आपका 4th, यानी नंबर 2, शुंग वंश, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था, दरअसल पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार के हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी थी, ठीक है। तो क्या है, 4 1 3 2, तो 4 यहाँ पर एक ही है, 1 3 2, तो ये हमारा उत्तर है। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर बात कर रहे हैं ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, और यहाँ पर जो है कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। तो दरअसल जब हम बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी, क्योंकि याद रखना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही जो है महात्मा गांधी और कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करती है, और यही इसी कॉन्फ्रेंस में गई और इसी में निराश भी हो गई, ठीक है ना। तो कौन करते हैं, महात्मा गांधी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअली लीडिंग का काम कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में थे वो यही जाते हैं, यही करते हैं, जहाँ पर ये जो हम देखते हैं कि रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है, रैमसे मैकडोनल्ड ने जो ऑफर दे दिया था दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, यानी बाबा राव अंबेडकर जो थे उनको, ठीक है, भीमराव अंबेडकर को, तो बाबा अंबेडकर साहब जो थे उनकी बात को सहमति देते हुए गांधी जी निराश हो गए कि ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलते रहे, अलग अलग इलेक्शन करने की मांग, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या हो गया, अलग अलग इलेक्शंस की मांग। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द क्या होगा, हिंदू समाज
छिन भिन हो जाएगा, बट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। इसीलिए इसका विरोध करते हुए गांधी जी कॉन्फ्रेंस को छोड़ देते हैं और वो वापस आ जाते हैं भारत में। और वापस आने के बाद ये जो है फिर से इस तरह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त करके ये कॉन्फ्रेंस में आए थे। फिर से कॉन्फ्रेंस से जाकर उन्होंने उसी आंदोलन को कंटिन्यू भी किया था, ठीक है, जिसके दौरान फिर महात्मा गांधी अरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सिंहासन पर अफगान शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? ठीक है, तो यहाँ पर है भाई अफगान रूलर्स, ओके, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, देन यहाँ बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी एंड बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। तो सिंपल है, इतना ज़्यादा मैं समझ गई। लोदी वंश की बात कह रहे हैं और लोदी वंश की बात कह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि सबसे पहला क्या हो जाएगा भाई, लोदी वंश में जो संस्थापक हैं, ठीक है, वो कौन है? बेहतर है हम खुद ही देख लेते हैं। बहलोल लोदी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है सिकंदर लोदी, ठीक, और उसके बाद आता है भाई कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बाद कोई नहीं होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इब्राहिम लोदी के काल में 1526 में किसने आक्रमण कर दिया था? बाबर ने। और बाबर ने आक्रमण करते इनके साथ पानीपत का पहला युद्ध लड़ लिया, जिसमें ये हारे गए और लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। बाबर ने किसकी नींव रख दी थी? मुगलों की। किसकी नींव रख दी थी? मुगलों की, मुगल वंश की। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्रम में देखते हैं पहला कौन सा हो जाएगा? बहलोल। बहलोल हमें किस में दिख रहा है? सी और डी ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद सिकंदर। तो सिकंदर जो है किस में है? इसमें है भाई, इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन है हमारा। बहुत क्लियर है, क्योंकि हम लोग इस क्रम को देखेंगे तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, कुलोत्तुंगा। तो सबसे पहली बात तो भाई यहाँ से ये चीज़ समझ लीजिए कि चोल से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। चोल से इनके प्रशासन को लेकर क्वेश्चन आता है। चोल से अगर बात करते हैं तो इनके साम्राज्य संस्थापक को लेकर, शक्तिशाली शासक को लेकर, इनकी कैपिटल को लेकर बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन जब अब ये बात कर रहे हैं चोल लेक को लेकर, तो दरअसल वो कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम जो थे, दरअसल इन्होंने जो साम्राज्य का विस्तार किया था, साम्राज्य का विस्तार करते हुए जिस तरह से ये मालदीव के साथ साथ साउथ एशिया को जीतते हुए तो बढ़ते हैं। कहते हैं कि इन्होंने जो बे ऑफ बंगाल को भी इन सबको अपने नियंत्रण में ले लिया था। तब उस बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को नाम दिया गया था चोल झील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या नजर आता है। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वाज, तानसेन का मूल नाम था मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावत, बाज बहादुर। तो यहाँ पर उत्तर है भाई रामतनु पांडे। तो रामतनु पांडे जी उर्फ तानसेन दरअसल जो कि माने जाते थे द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के ही नहीं बल्कि कहते हैं कि अब तक के जो महान म्यूजिशियन, जो सबसे ज़्यादा बड़े जो गवैये माने जाते हैं वो तानसेन माने जाते हैं, जो कि द ग्रेट रूलर अकबर के नवरत्न में से थे। कहते हैं कि दरअसल स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे, जो स्वामी हरिदास जी जानते थे ध्रुपद राग की। ठीक है, और इतना ही नहीं था, कहते हैं कि दरअसल इनके द्वारा जो गाया हुआ संगीत था वो कुछ इस तरह से होता था जिससे बुझे दीपक जल जाया करते थे और बारिश, सूखी बदरिया में भी बारिश हो जाती थी, ऐसा ये सुर ताल लगाते थे। तो कहते हैं कि दरअसल इन्होंने रेवा के जो दरबार है वहाँ से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन बाद में इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली जब अकबर के दरबार में। हालांकि शुरुआत में ये तैयार नहीं थे वहाँ जाने के लिए, लेकिन जब सबने इनको आगे इस तरह से मतलब मोटिवेट किया तो उसके बाद ये रेडी हो गए। और ऐसा करने के बाद फाइनली मतलब जो है ना अकबर के दरबार में नहीं, जहाँ पर ये उनके नवरत्न कहलाते थे। तो याद रख लीजिए अकबर के नवरत्न में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टोडरमल, तानसेन, बीरबल से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अबुल फजल जो कि अकबरनामा जिसने लिखा था, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे, पौधों, आंधी, तूफान यानी ज्वालामुखी या फिर युद्ध। तो उत्तर होता है यहाँ पे पौधों, प्लांट्स। दरअसल हम देखते हैं कि जो सोम देवता है यानी जो सोम रस है ना,
तो कहा जाता है कि जितने भी ये पौधे हैं जिनसे जड़ी बूटियां तैयार होती हैं, जिन्हें एक आधार माना जाता है भारत में, महत्व देते हुए हमारे भारत में, तो दरअसल इनका भी एक विश्लेषण किया गया है। दरअसल कहा जाता है कि 4 वेद, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जिसमें हम कितने मंडल देखते हैं, कितने बुक्स देखते हैं, 10 मंडल। उसका नवा मंडल जो है ना, नवा मंडल यानी 9th मंडल जो है, किसको अर्पित किया गया है भाई? ये किया गया है अर्पित सोम देवता को। ठीक है, सोम देवता को अर्पित किया है, इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, सोम मंडल। ठीक है, कहते हैं कि दरअसल ये एक आम रस नहीं है, मतलब एक साधारण रस, आम रस मतलब मैंगो स्लाइस वाली की बात नहीं हो रही है, तो साधारण रस नहीं है, ये एक ऐसा रस है जिसके पान से कहते हैं ना स्वर्ग की प्राप्ति। तो इस तरह का कुछ जो है बात लिखी भी गई है, इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि उनके जो देवता, जो प्लांट्स होते थे, जो हर्ब्स होते, जड़ी बूटियाँ जिससे मेडिसिन भी तैयार होती थी, उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके देवता के रूप में माने जाते हैं। कौन? सोम देवता। नेक्स्ट, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो भाई ऑब्वियसली कौन है यहाँ पर? जो मगध साम्राज्य था, ये हम सब जानते हैं कि बिहार, यानी मौर्य साम्राज्य, जो महान मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, वो बिहार में हुआ करता था, जिसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, और जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? पटना। ये नाम देने वाला कौन था? शेषासुरी था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वासुदेव। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कि नेम द सन ऑफ चंद्रगुप्त। तो याद रखना है कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार जो कि उनके पुत्र थे। जब हम श्रवणबेलगोला की बात कर रहे थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अपना पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़कर श्रवणबेलगोला जाते हैं, तो वो साम्राज्य किस पर छोड़ते हैं? अपने पुत्र बिंदुसार। जिस बिंदुसार ने कौन सी उपाधि ली थी? अमित्रघात की। कौन सी उपाधि ली थी उन्होंने? अमित्रघात की उपाधि ली थी। और उस अमित्रघात की उपाधि के बाद हम देखते हैं कि ज़्यादा पॉपुलर, देखिए पॉपुलर तो ज़्यादा नहीं रहे थे, क्योंकि इनके अचीवमेंट से ज़्यादा तो अचीवमेंट इनके पिता चंद्रगुप्त ने की थी, और इनके पुत्र अशोका द ग्रेट, यानी अशोक महान। इसीलिए बिंदुसार के लिए कुछ शब्द कहे गए हैं कि ये पिता का पुत्र और पुत्र का पिता था, यानी एक ऐसे पिता का पुत्र था जिसका पिता बड़ा बलशाली चंद्रगुप्त मौर्य नामी बहुत ही ज्यादा जो है फेमस रूलर, और एक ऐसे पुत्र का पिता था जो भी फेमस रहे, यानी अशोक। तो पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, ठीक है, तो बिंदुसार। वह तावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर देखो एग्जामिनर ने आपको एक हिंट दे दिया है भाई, इटालियन। तो कौन है? निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी जो थे, दरअसल ये आते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को भ्रमण करने के लिए बहुत सारे यात्री आए, लेकिन आप जानते हैं कि जो यात्री थे उनमें से बहुत एक फेमस माने जाते हैं निकोलो कॉन्टी, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने देखा है। और निकोलो कॉन्टी ने खूब तारीफ की है विजयनगर साम्राज्य को देखते हुए कि एक तो ये ऐसा विशाल साम्राज्य जिसकी बराबरी देखी जाए तो ये बहुत ही शक्तिशाली था सभी साम्राज्यों से। दूसरी बात, यहाँ पर जो थी कितने मैन की आर्मी थी? 90,000 मैन आर्मी जो इनको नजर आते हैं, सोल्जर्स नजर आते हैं, बिल्कुल एक अपने ड्रेस फिटेड, मतलब एक इस तरह से ड्रेसेस में यहाँ लगते हैं कि हाँ जबरदस्त साम्राज्य की जबरदस्त सेना। और कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही वर्णन किया था इस साम्राज्य को लेकर शक्तिशाली कहते हुए। इवन 90,000 मैन को लेकर ही कोड करके वर्ड पूछा जाता है, ये शब्द लिखने वाला, मेंशन करने वाला कौन सा यात्री था? तो अगेन उत्तर आता है निकोलो कॉन्टी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने गौतम बुद्ध में जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो कि हम देखते हैं कि इनकी ये अवस्था कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। और जानते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो है दरअसल महात्मा बुद्ध के
किस अवस्था से जुड़ जाती है, यानी प्रथम उपदेश, पहला उपदेश। कहते हैं कि अशोक, सम्राट अशोक, जो सारना मतलब अशोक जो थे, जो जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, दरअसल महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल हैं, जितनी जगहें हैं, उसने वहाँ पे सब पे अभिलेख लिखा। और क्योंकि सारनाथ भी जुड़ा हुआ है, महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने यहाँ पर क्या दिए हैं, उपदेश, तो सारनाथ में उन्होंने भी क्या लिखवाया था, अभिलेख, जिसे सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन या अशोक की क्या कहलाती है, ये लायन कैपिटल, जिसमें अशोक स्तंभ लगा हुआ है, ठीक है, जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है इसमें, अशोक चक्र। दरअसल ये चक्र किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, क्योंकि ये भी एक चक्र है जो कि महात्मा बुद्ध की अवस्था मानी जाती है, और ये भी एक चक्र है, ठीक है, जिसमें आपको आज तिरंगे झंडे में ये 24 स्पोक्स के साथ जो आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब समझ जाए आप लोग, ठीक है। मैंने एक रफली बनाया आपके आइडिया के लिए, तो वो दरअसल अशोक चक्र ही कहलाता है। नेक्स्ट, और इसी के साथ भाई होती है आज के आपकी क्लास का सेशन। तो कैसा रहा था ये क्लास का सेशन मेरे साथ, इंटरेस्टिंग था? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।